तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से हम योजना की क्लास में उत्तर प्रदेश की योजनाओं को कवर करेंगे। इससे पहले 4 से 5 क्लासेस योजना के ऊपर आ चुकी हैं, जहां पर हमने सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की योजनाएं कवर की थी। और अब हम योजना के टॉपिक में उत्तर प्रदेश की योजनाओं को भी कवर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उन योजनाओं को हम यहाँ पर करवाएंगे। पर डे हम अपने प्रीमियम ग्रुप में 10 योजनाओं को कवर करते हैं, और जिन भी बच्चों को पर डे टारगेट वाइज 10 योजनाएं कवर करनी है, उनसे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लगानी है, तो वो हमारे योजना बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर उन्हीं 10 योजनाओं में से 2 योजनाओं को कवर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं पहली योजना के ऊपर और देखते हैं पहली योजना हमारी कौन सी है। तो पहली योजना जो है हमारी, वो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी उत्तर प्रदेश में? 1 अप्रैल 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है, महिला कल्याण विभाग, उसके अंतर्गत इस योजना को चलाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो है राज्य में समान लिंगानुपात स्थापित करने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यानी कि राज्य में लिंगानुपात है जो वो समान हो जाए। और अभी हम देख भी रहे हैं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 1030 के ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो जनगणना आएगी उसमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कितना है, पर 1030 के ऊपर मिशन शक्ति के अंतर्गत ये डाटा जारी किया गया है कि लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का। बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को सुदृढ़ किया जाता है इस योजना के माध्यम से। आगे बात करें तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो देय धनराशि होती है, जितनी भी धनराशि दी जाती है इसमें लाभार्थी को, वो PFMS के माध्यम से बैंक के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है डायरेक्ट। ठीक है, सीधे बैंक खाते में आपके राशि पहुंचा दी जाएगी जो भी लाभार्थी होंगे। और इसकी कुछ पात्रताएं हैं इस योजना के अंतर्गत, जो है परिवार को जो उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है, उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है, 3 लाख रुपए से ज़्यादा पारिवारिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक परिवार के अधिकतम 2 बालिकाओं को ही योजना का लाभ मिलता है। और लाभार्थी के परिवार में जो है अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। यदि लाभार्थी के परिवार में 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनमें फिर किसी को नहीं मिलेगी इस योजना का लाभ, किसी को भी नहीं मिलेगा। और यदि 2 बच्चे तक हैं तो उनमें से जो भी बालिकाएँ होंगी उनको इस योजना का लाभ मिलता है, और अधिकतम 2 बालिकाओं को ही योजना का लाभ मिलता है। यदि किसी महिला को दूसरे प्रसव में जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि अब 2 बालिकाओं को ही मिलना है, मान लो दूसरे प्रसव में जुड़वा बच्चे हो गए, तो तीसरी संतान के रूप में बालिका को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को प्रथम प्रसव से बालिका है तथा द्वितीय प्रसव से केवल 2 जुड़वा बालिकाएं हों, तो केवल ऐसी स्थिति में ही तीनों बालिकाओं को अनुमन्य होगा। मान लीजिए किसी परिवार में पहले एक बालिका थी, फिर दूसरी बार जब प्रसव हुआ तो उसके जुड़वा बच्चे हो गए, तो इन दोनों ही बालिकाओं को, यदि दोनों बालिकाएं हैं तो इन दोनों ही बालिकाओं को लाभ मिलेगा, यानी कि 3 लोगों को फिर लाभ मिल सकता है। मान लीजिए पहले एक बच्चा था उसके पास, अब दूसरी बार जब उसका प्रसव हुआ तो उसके 2 बच्चे हुए जुड़वा, लेकिन इसमें एक लड़का है एक लड़की है, तो इस लड़की को भी लाभ मिलेगा। भले ही उसके परिवार में 3 बच्चे हो गए, लेकिन इस लड़की को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि वो जो जुड़वा बच्चे हुए हैं एज अ सिंगल डिलीवरी माना जाता है। आगे बात करें तो लाभ की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? इसके अंतर्गत बालिका के जन्म पर 5000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती है सबसे पहले तो। फिर जब बालिका 1 वर्ष की हो जाती है तो संपूर्ण टीकाकरण होने तक 2000 रुपये भी एक मुश्त प्रदान किए जाते हैं उसको। इसके बाद बालिका की कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 3000 रुपये की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है, यानी एक बार में। बालिका जब कक्षा 6 में जाएगी तब भी उसे 3000 रुपये एक बार में प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद बालिका जब कक्षा 9 में प्रवेश करती है तो उसे 5000 रुपये की राशि एक बार में प्रदान की जाती है। और जब बालिका कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एंट्री लेती है, तब उसे 7000 रुपये की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार 6
6 किस्तों में कुल कितनी राशि दी जाती है? 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अंतर्गत पहले धनराशि 15,000 थी, लेकिन अभी हाल ही में 15,000 से 25,000 रुपये बढ़ाकर की गई थी 6 किस्तों में। बजट की बात करें तो बजट 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपये का बजट था और 2025-26 में 700 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है इस योजना के अंतर्गत। तो इस योजना से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती थी, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वो यहीं से बनने हैं। पात्रता श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, कितनी धनराशि कब कब दी जाती है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। उद्देश्य आपका इम्पोर्टेंट है, मंत्रालय और शुरुआत आपकी इम्पोर्टेंट है। आगे हम नेक्स्ट योजना जो आज कवर करेंगे वो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मंत्रालय बाल विकास विभाग के अंतर्गत चालू की गई है योजना और यह विभाग आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य क्या था इस योजना का कि कोविड-19 महामारी के कारण जो भी बच्चे अनाथ हो गए थे, उन बच्चों को उनके भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, यह इस योजना का उद्देश्य था। अब 0 से 18 वर्ष, ये चीज़ याद रखना है, 0 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण हो गई हो, या तो माता की या पिता की या फिर दोनों की, ऐसे बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। ऐसे बच्चे जो पूर्णतः अनाथ हो गए हों तथा बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अंतर्गत संचालित बाल देखभाल संस्थाओं में इनको आवासित भी किया जाएगा। कक्षा 9 या इससे ऊपर अथवा 18 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जो व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो जैसे ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जिनमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, उन्हें लैपटॉप की सुविधा भी प्रदान की जाती है। 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 12 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलवाया जाता है। अधिकतम 12 वर्ष तक का समय हो सकता है जहां पर आपको निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों में एडमिशन दिलवाया जाएगा। आयु है जो 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश दिलवाया जाता है। बालिकाओं के विवाह हेतु पात्र होने पर राज्य सरकार द्वारा 1,01,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। जब बालिका 18 वर्ष की हो जाती है तो उसे विवाह हेतु पात्र होने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जाएगी? 1,01,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है राज्य सरकार के द्वारा। अब तक इस योजना के अंतर्गत 16,063 बच्चों को रजिस्टर किया जा चुका है और योजना के लिए पात्रता क्या है कि बच्चा जो है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, उसकी उम्र 0 से 18 साल के बीच होनी चाहिए, बच्चे के माता पिता या वैध अभिभावक की मौत कोविड-19 के संक्रमण की वजह से 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो। ठीक है, इसके बाद वाले जितने भी हैं वो सब पात्र हैं और पहले वाले कोई भी पात्र नहीं होंगे। 2025-26 की बजट की बात करें तो इसके अंतर्गत 252 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए थे इस योजना को। अब ये थी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, अब एक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य भी होती है जिसमें सारे जो टर्म एंड कंडीशन है वो सेम होते हैं, पर वहाँ पर पात्रता अलग होती है। पात्रता किस तरीके से अलग होती है? वहाँ पर पात्रता थी कि यदि माता या पिता या दोनों में से किसी की मृत्यु कोरोना के कारण कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई हो, पर यहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। यहाँ पर यदि नेचुरल डेथ भी हो जाती है आपके माता या पिता की या दोनों की, तो भी आप इस योजना के अंतर्गत पात्र होते हैं, बशर्ते कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। माता या पिता जिसकी भी डेथ नहीं हुई है वो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पात्रता क्या है इसकी? पात्रता देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के अतिरिक्त अन्य कारणों से अपने माता पिता या किसी एक अभिभावक को खो दिया हो, वो पात्र हैं। दूसरी चीज़, 18 वर्ष से अधिक एवं 23 वर्ष से कम आयु के ऐसे किशोर जिन्होंने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता पिता या किसी एक अभिभावक को खो दिया हो। अब वहाँ पर हमने देखा था कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष के बच्चे पात्र होते हैं, लेकिन यदि अब 18 वर्ष से आप अधिक हैं तो फिर आप सामान्य योजना के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आपने अपने माता पिता को कोरोना के कारण ही खोया है, लेकिन यदि 18 वर्ष से अधिक हैं तो फिर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत आप आएंगे। जो किसी सरकारी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान से कक्षा 12 तक की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। यदि आप स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स
में शिक्षा पा रहे हैं और आपके माता या पिता या दोनों में कोई नहीं है, तो फिर उस जगह पर भी आप इस योजना के अंतर्गत, सामान्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी हो सकते हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नीट हो गई, जेई हो गई, क्लैट उत्तीर्ण कर चुके हों और जिनकी माता तलाकशुदा या परित्यक्त महिला हो, अथवा जिनके माता पिता या परिवार का मुखिया जेल में हो, अथवा ऐसे बच्चे जो बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त होकर परिवार या पारिवारिक परिवेश में समायोजित हो गए हों, उनको भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति में लिप्त परिवारों के बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। और जो सामान्य योजना है, इसके अंतर्गत लाभार्थी को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से। शुरुआत और विभाग दोनों योजनाओं के समान है। बजट भी दोनों योजनाओं को मिलाकर ही जारी किया जाता है, यानी सामान्य और गैर सामान्य दोनों योजनाओं का बजट एक साथ जारी किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 64,000 बच्चों को रजिस्टर कर लिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं थी जो हमने यहाँ पर आज देखी हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, दोनों ही योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनसे, तो इनके हर एक पॉइंट को आप अच्छे से देख लें। जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहे हैं उनको नोट कर लें, ठीक है, और बार बार इनको रिपीट करने की कोशिश करें। योजनाएं आप जितनी ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब हम देख लेते हैं इन दोनों योजनाओं पर बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ चुके हैं और पहला क्वेश्चन है जो वो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में सही कथन का चयन करना है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 1, 2, 3 करके, आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है इन तीनों में। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार से अधिकतम 2 बालिकाओं को ही योजना का लाभ मिल सकता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है यदि किसी महिला को दूसरे प्रसव में जुड़वा बच्चे होते हैं तो तीसरी संतान के रूप में बालिका को इस योजना का लाभ नहीं होगा। तीसरा स्टेटमेंट है इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। अब बताना है कि आपको सही कौन कौन सा है। तो अभी हमने पढ़ा है जस्ट कि एक परिवार से अधिकतम 2 बालिकाओं को योजना का लाभ मिल सकता है, यानी ये सही है। और यदि दूसरे प्रसव में जुड़वा बच्चे होते हैं तो तीसरी संतान के रूप में बालिका को योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तीसरा स्टेटमेंट कि बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 5,000 रुपये की धनराशि जैसे ही बालिका का जन्म होता है उसको प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में फिर से सही कथन का ही चयन करना है। 3 स्टेटमेंट यहाँ भी दिए हुए हैं, जिससे इस योजना के अंतर्गत दी गई धनराशि को चेक के माध्यम से सीधे लाभार्थी को दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का जो लाभ है वो मैंने बताया है कि PFMS के माध्यम से डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक खाते में दिया जाता है, लेकिन यहाँ है चेक के माध्यम से, तो चेक वगैरह तो नहीं दी जाती इस योजना के अंतर्गत, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए लाभार्थी होने के लिए। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि जिनके परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हैं उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा। तो इसमें केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी केवल कथन 3 सही है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्र हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 18 वर्ष से अधिक एवं 25 वर्ष से कम आयु के किशोर जिन्होंने अपने अभिभावक को खो दिया है, क्या वो इस योजना के लिए पात्र हैं। दूसरा है तलाकशुदा महिला के बच्चे जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर चुके हैं, क्या वो इस योजना के लिए पात्र हैं। सरकारी रोजगार में संलिप्त विधवा महिला के 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, क्या वो इस योजना के लिए पात्र हैं। और यहाँ पर सामान्य की बात की जा रही है, यानी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य। तो बताया था आपको कि 18 वर्ष से अधिक एवं 23 वर्ष से कम,
ठीक है। 23 वर्ष से कम आयु के किशोर जिन्होंने अपने अभिभावक को खो दिया है वो इस योजना के अंतर्गत पात्र है। तो यहाँ पर 25 वर्ष लिखा हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा है तलाकशुदा महिला के बच्चे जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर चुके हों वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। सरकारी रोजगार में संलिप्त, तो सरकारी रोजगार जहाँ आ गया तो वहाँ पे ये पात्र नहीं रह जाएंगे, यानी कि केवल कथन 2 सही है हमारा इस योजना के लिए, केवल कथन 2। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से संबंधित। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। जो बच्चे पूर्णतः अनाथ हो जाते हैं उन्हें बाल कल्याण समिति के आदेश से देखभाल संस्थानों में आवास भी प्रदान किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में भी प्रवेश दिलवाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 16,000 बच्चों को रजिस्टर किया जा चुका है। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है कि 16,000 बच्चों को अब तक इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर किया जा चुका है। जो बच्चे पूर्णतः अनाथ हो जाते हैं उन्हें आवास भी प्रदान किया जाता है बाल कल्याण समिति के आदेश से, तो ये भी सही है। और 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में भी प्रवेश दिलवाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब यहाँ पर पूछा है गलत कथन, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, अर्थात जो भी ऑप्शन हमें ऐसा मिलेगा इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन देखें तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य बताना है कि उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है 14 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को प्रतिमाह 2,000 रुपये की धनराशि प्रदान करना। 21 वर्ष से ऊपर की बालिकाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। राज्य के अंतर्गत समान लिंगानुपात स्थापित करके बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छ शिक्षा को सुदृढ़ करना। चौथा स्टेटमेंट है राज्य के अंतर्गत कन्याओं की विवाह के लिए उसके जन्म पर एक मुश्त राशि मुहैया उपलब्ध कराना। ठीक है, अब यहाँ पर ये 5 स्टेटमेंट हैं आपके सामने। 5वां स्टेटमेंट है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा उद्देश्य मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से संबंधित है। तो जो उद्देश्य था वो बताया था कि राज्य के अंतर्गत समान लिंगानुपात को स्थापित करना चाहती है सरकार, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को भी सुदृढ़ करना चाहती है। तो यानी यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखें, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बजट 2025-26 में कितने रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। 5 ऑप्शन है आपके पास, 252 करोड़, 447 करोड़, 389 करोड़, 612 करोड़ या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बजट 2025-26 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है उसके अंतर्गत 252 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। इस तरीके से ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जिन पर हमने प्रकाश डाला है और 2 योजनाओं को भी कवर किया है, उनके सभी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स को भी कवर किया है। हालांकि हम रोज़ 10 योजनाएं अपने बैच में, जो योजना स्पेशल बैच है वहाँ पर हम पर डे 10 योजनाएं कवर करवाते हैं। तो जिनको पूरी 10 योजनाएं पढ़नी है, टारगेट वाइज क्विज लगानी है उनसे संबंधित, तो वो इस बैच में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या क्या मिलेगा आपको। तो लगभग 350 योजनाएं आपको कवर करवाई जाएंगी यूपी और सेंट्रल की। डेली 10 योजना का कंटेंट हम आपको देते हैं इमेज फॉर्म में, PDF नहीं शेयर की जाती है, सिर्फ इमेज दी जाती है। PDF आपको रिवीजन के लिए लास्ट में शेयर की जाएंगी। डेली 35 से 40 क्वेश्चंस की क्विज होती है, जो भी टॉपिक आपको दिए जाते हैं योजनाओं के, और डिस्कशन भी करवाया जाता है योजनाओं पर। जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्विज के बाद आप तुरंत पूछ सकते हैं डाउट्स। साथ ही साथ इस योजना बैच से जुड़ने के लिए आपको फ़ी पे करनी है। इसकी फ़ी 349 रुपये रखी गई थी, लेकिन अभी इसकी फ़ी 299 रुपये है। तो जो लोग भी इस योजना बैच से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर या तो जानकारी ले सकते हैं, और यहाँ पर QR कोड भी दे रखा है, तो इस QR कोड को स्कैन करके पे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर ही। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहीं पर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे जो भी फ़ी पे करेंगे। उसके बाद आपको लिंक सेंड कर दी जाएगी ग्रुप की, वहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं। तो ये था आज की क्लास, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की योजनाओं को फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी ग्रुप में क्या है कि 2 दिन हम यूपी स्पेशल की योजनाओं को कवर करेंगे और 3 दिन हम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की योजनाओं को कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम अगली क्लास में सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की योजनाओं को कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।